सबसे मूलभूत आवश्यकता है हवा, पानी और भोजन। 1948 में अपनाए गए मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में भी भोजन के अधिकार को मान्यता दी गई है। इस घोषणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। भोजन के अधिकार को वर्ष 2004 में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भी अपनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भी भोजन के अधिकार को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों के जीवन की रक्षा करने को राज्य का कर्तव्य बताता है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है और इस अधिकार का अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसका अर्थ मानवीय गरिमा और सम्मान के साथ जीना है। इसका अर्थ उन सभी आवश्यकताओं तक पहुंच होना है जो स्वस्थ मानवीय जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। गरिमापूर्ण मानव जीवन सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से मूल अधिकार में निहित है। लेकिन क्या भोजन के चुनाव का अधिकार एक मानवाधिकार या मौलिक अधिकार है? गाहे बगाहे ये बहस का मुद्दा बन जाता है। इसकी वजह है कि जब बात शाकाहारी और मांसाहारी की होती है, तब दुनिया अक्सर इस पर बंटी नजर आती है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, वीगन, ओवो वेजिटेरियन जैसे न जाने कितने हिस्सों में हम भोजन के आधार पर बटे हुए हैं। इसलिए इसे लेकर कई विवाद हैं। जानी मानी लेखिका और शिक्षाविद सुधा मूर्ति के एक बयान ने हाल ही में फिर से इस विवाद को जन्म दे दिया है। उनके बयान से सोशल मीडिया उबल पड़ा है। असल में एक फूड शो में उनसे जब शाकाहार के बारे में सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि वो शुद्ध शाकाहारी हैं। वो अंडा या लहसुन भी नहीं खाती हैं। उनका कहना था कि वो इस बात से डरती हैं कि कहीं शाकाहारी मांसाहारी दोनों के लिए एक ही चम्मच का यूज न किया गया हो। अब सुधा मूर्ति के इस बयान के बाद सोशल मीडिया मंचों पर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि शाकाहारी बनाम मांसाहारी का विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि विवादों की कड़ी का हिस्सा भर है। सभी गुटों के पास अपने अपने पक्ष में अनेकानेक तर्क हैं। कोई मांसाहार को सही ठहराता है तो कोई शाकाहार को अच्छा कहता है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस वाद विवाद के बीच में हम कहाँ खड़े हैं। इन मामलों पर एथिक्स या नैतिकता के क्या सवाल हैं और ये विभिन्न तर्क वितर्क क्या हैं? इस पर न्यायपालिका क्या राय रखती है? तो चलिए एक एक करके सभी मुद्दों पर विचार करते हैं। अरिस्टो ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो समाज में नहीं रहता वो या तो दानव है या फिर महामानव, यानी मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। उसे समाज की जरूरत है और समाज की आवश्यकता हमें कई मामलों में प्रभावित करती है और हमारे मूल्यों का विकास करती है। मूल्य कभी भी जन्मजात नहीं होते, समाजीकरण की प्रक्रिया में इन्हें सीखा जाता है। यही कारण है कि कई असमानताओं के बावजूद हमारे मूल्य कई मामलों में दूसरों से समान हो जाते हैं। ऐसे में अगर भोजन के चुनाव को मूल्य माना जाए तो यह हमारे समाजीकरण का ही हिस्सा है। हमारा भोजन कैसा होगा ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु, उपलब्धता आदि अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस चुनाव का एक बड़ा हिस्सा हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। दरअसल पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक परिवेश, धार्मिक शिक्षा, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो ये तय करते हैं कि भोजन को लेकर हमारे मूल्य का विकास कैसा होगा। जैसे जैन धर्म में मांस का उपयोग सर्वथा प्रतिबंधित माना गया है, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा को अपना सबसे बड़ा मूल्य मानता है। लेकिन वही बकरीद में बकरे की कुर्बानी इस्लाम में एक पवित्र कार्य है, तो वहीं कई मौकों पर काली पूजा के अवसर पर बलि देने को हिंदू धर्म की कई जातियां उचित मानती हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति जैन धर्म के संस्कारों में पला बढ़ा होगा, बहुत हद तक निर्भर करता है कि वो मांसाहार न बने, क्योंकि ये उसके लिए अनैतिक होगा, जबकि कुछ धर्म के लोग ऐसा नहीं मानेंगे। अब अगर खान पान को क्षेत्रीय विविधता के तौर पर देखें तो हम देखते हैं कि हर क्षेत्र के अपने अपने खान पान हैं। जैसे बिहार लिट्टी चोखे के लिए जाना जाता है, तो हैदराबाद अपनी बिरयानी के लिए विश्व भर की सुर्खियां बटोर चुका है। संस्कृतियों के लिहाज से कुछ संस्कृतियां लहसुन, प्याज और मशरूम के सेवन को अनैतिक मानती हैं, जबकि दूसरी संस्कृति के लोग ऐसा नहीं सोचते। इसलिए नैतिक अनैतिक के सवाल से परे जाकर हमें सामाजिक तौर पर भी इस विवाद को देखना होगा। लेकिन इस पर बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, वीगन, ओवो वेजिटेरियन है क्या। तो इसमें से कुछ से तो आप परिचित होंगे ही, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी यानी जो पेड़ पौधों से प्राप्त फल सब्जी तो खाते ही हैं, साथ ही पशुओं के वैसे उत्पाद का सेवन भी करते हैं जिससे उन्हें तकलीफ न पहुंचाई गई हो, या दूसरे शब्दों में उनकी जान न ली गई हो, जैसे कि दूध। वही मांसाहारी दूसरे पशुओं को खाते हैं, जैसे मुर्गी, मछली आदि का सेवन। वैसे मनुष्य शेर, बाघ जैसे जानवरों की तरह पूर्ण रूप से मांसाहारी नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा मांस का सेवन नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य तीसरी कैटेगरी में आता है, यानी कि सर्वाहारी। ये शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी होते हैं। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में इसे भी मांसाहारी कहा जाता है। लेकिन इन तीनों के अलावा चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों का ही सेवन करते हैं। ये पशु से प्राप्त किसी भी प्रकार के उत्पाद का उपयोग नहीं करते, जैसे कि दूध, अंडे आदि। वहीं पांचवी कैटेगरी है ओवो वेजिटेरियन की। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि अंडे को शाकाहारी ही मानते हैं।
तो इस तरह हम देखते हैं कि इन सभी में भोजन को लेकर पर्याप्त विविधता है। हालांकि सबसे बड़ा विवाद मांसाहारी और शाकाहारी के बीच ही है, तो हम अपनी चर्चा को इसके इर्द गिर्द ही रखेंगे। तो चलिए अब नैतिकता के प्रश्नों पर एक एक कर हम जवाब तलाशते हैं। पशुओं के अधिकारों का आधार पशु संबंधी नैतिकता मानी जाती है। इस पर विभिन्न मतांतर हैं, जैसे पाश्चात्य दार्शनिक रेने देकार्ते और थॉमस एक्विनोस पशुओं को किसी भी प्रकार के अधिकार का पात्र नहीं मानते। देकार्त तो ये तक कहते हैं कि पशु जटिल बायोलॉजिकल रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि पीटर सिंगर, टॉम रेगन जैसे दार्शनिक पशुओं को मनुष्य के बराबर मानते हैं। इसलिए मनुष्यों द्वारा अपने उपयोग उपभोग के लिए पशुओं की हत्या को अनुचित माना जाता है। इनका तर्क है कि मनुष्यों की तरह उनमें भी चेतना होती है और वो घटनाओं को महसूस करते हैं और उनकी भी अपनी पसंद नापसंद है। वहीं मनुष्यों की तरह पशु न केवल नियोजित जिंदगी जीते हैं, बल्कि अपने लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। इसलिए उनके साथ हिंसा करना गलत है। यही कारण है कि भोजन के लिए पशुओं की हत्या को कुछ लोग उचित नहीं मानते। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पशु हत्या केवल मांसाहारी खाने से ही नहीं होती, बल्कि कृषि के दौरान भी लाखों जानवरों की हत्या होती है, जैसे केंचुए, कीट, चूहे, सांप आदि की। इसके अलावा खेत जोतने में भी जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है और ये भी पशु हिंसा का ही एक रूप है। इसके साथ ही खेतों को जानवरों से बचाने के लिए भी कई बार किसानों को हिंसा का रास्ता चुनना पड़ता है। इसलिए बात पशु नैतिकता की आए तो ना शाकाहारी और ना ही मांसाहारी खुद को पूर्णतः दोष मुक्त बता सकते हैं। अब दूसरा सवाल है पर्यावरण संबंधी नैतिकता का। तो पर्यावरणीय नैतिकता पर्यावरण दर्शन की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य और पर्यावरण के आपसी संबंधों में नैतिकता के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सभी क्रियाकलापों को अनैतिक माना जाता है। इस नैतिकता के आधार पर भी शाकाहारी मांसाहारियों पर आरोप लगाते हैं कि जानवरों की हत्या कर वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं मांसाहारियों का तर्क है कि ऐसा कर वो पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जानवरों को नहीं खाएंगे तो पृथ्वी में इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पेड़ पौधे ही नष्ट हो जाएंगे। हालांकि उनका ये तर्क बेमानी है, क्योंकि पृथ्वी के पास अपने आप को बचाए रखने के लिए कई तंत्र पहले से ही मौजूद हैं, बल्कि उसे मानव की दखलंदाजी ने विनाश की कगार पर पहुंचाया है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रकृति मनुष्य के लिए साधन है। मार्क्स भी ऐसा ही मानते थे। उनका कहना था कि प्रकृति मनुष्य के लिए साधन, भोग्य और विजय है। लेकिन समय के साथ हमारी सोच की दिशा बदली है। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा हम सब का कर्तव्य है। तो ऐसे में जहाँ तक पर्यावरण संबंधी नैतिकता का सवाल है, तो वहाँ शाकाहारी भी पीछे हो जाते हैं। इसकी वजह है कि खेत प्राकृतिक संसाधन नहीं है। खेत बनाने के लिए जंगल की सफाई की जाती है। और यहाँ एक सवाल ये भी है कि अगर सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो भूमि पर दबाव बढ़ेगा ही और जंगल की ज्यादा मात्रा में सफाई होगी। ऐसे में पर्यावरण को नुकसान होना लाजमी है। हालांकि ये तर्क दिया जा सकता है कि विकासशील देशों में शाकाहारी भोजन करने वालों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 1000 से 2000 लीटर की तुलना में मांस खाने वाले एक दिन में लगभग 5000 लीटर पानी का उपभोग करते हैं। नदी और समुद्र प्रदूषण का एक बड़ा कारण मीट इंडस्ट्री है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि में उपयोग होने वाले उर्वरक, कीटनाशक का जल प्रदूषण में बड़ा योगदान है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि पर्यावरण संबंधी नैतिकता का सवाल उठाना भी लाजमी नहीं है। आइए अब आते हैं धार्मिक सामाजिक तर्क पर। तो लोगों का तर्क ये भी है कि प्राय सभी धर्मों में दया, करुणा, संवेदना जैसे भावों का महिमा मंडन किया गया है। इसलिए लोगों का कहना है कि कोई भी धर्म पशु हत्या को जायज नहीं ठहराता। सभी धर्मों में पशुओं का विशेष स्थान है। जैसे हिंदू धर्म में गाय को सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है, तो वहीं बाइबल में भी लिखा गया है कि मनुष्य और पशु दोनों को ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर की बनाई गई प्रत्येक वस्तु का सम्मान किया जाना चाहिए। इस्लाम भी इस मत को मानता है कि सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सभी धर्मों में कहीं न कहीं पशु हत्या के विचार भी शामिल हैं। हमारे धार्मिक कर्मकांडों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात अगर सामाजिक स्वीकृति की जाए तो हमारी सभ्यताएं इसका प्रमाण देती हैं। सिंधु और वैदिक सभ्यता में भी मांसाहार सेवन के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि इसके हजारों वर्ष पूर्व ही नवपाषाण काल में ही खेती की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में धार्मिक सामाजिक नैतिकता के आधार पर भी मांसाहार शाकाहार में से किसी को सही गलत नहीं ठहराया जा सकता। लोग इसे जातियों से भी जोड़ते हैं और एक आम धारणा प्रचलित है कि भारत की बहुसंख्यक आबादी शाकाहारी है। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां करते हैं। इसके अनुसार देश के 15 से 49 आयु वर्ग के 83.4% पुरुष और 70.6% महिलाएं प्रतिदिन साप्ताहिक या कभी-कभी मांसाहारी भोजन खाते हैं। वहीं हालिया दिनों में इसमें वृद्धि हुई है। पहले जहां 5 से 49 साल के 21.6% लोगों ने कभी मांसाहारी भोजन नहीं खाया था, वहीं 2019-21 में आंकड़ा 16.6% हो गया। ऐसे साफ है कि भारत में सभी सामाजिक समुदायों के बीच मांसाहार की स्वीकृति बढ़ी है। नैतिकता के इन सवालों के जवाब तलाशने के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। तो इसका जवाब जानने से पहले खान पान के इन दो तरीकों के क्या क्या फायदे नुकसान है, पहले इस पर विचार करते हैं। शाकाहारी आहार में उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई और सी के साथ साथ कैरोटीन शामिल होता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बेहतर होती है।
वहीं शाकाहारी कम मात्रा में संतृप्त वसा का सेवन करते हैं, जिससे मोटापे का खतरा तो घटता ही है, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक के खतरे भी कम होते हैं। फल सब्जियों में पाया जाने वाला फाइबर पाचन क्षमता को भी बढ़ाता है, लेकिन शाकाहारी भोजन में प्रोटीन, आयरन और जिंक की कमी होती है। इससे मधुमेह का और जोड़ों के दर्द का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अंडे और मछली में पाए जाने वाले विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि सोयाबीन और टोफू में भी विटामिन B12 पाया जाता है, लेकिन अंडे मछली की तुलना में इनमें इसकी मात्रा कम ही होती है। मांसाहारी खाने में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ ही समुद्री भोजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने में भी मददगार साबित होता है। लेकिन मांसाहारी उत्पाद संतृप्त वसा से भरपूर होते हैं, जो हृदय रोगों के खतरों को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही कई अध्ययन ये भी मानते हैं कि मांसाहारी खाने वालों को उच्च रक्तचाप की समस्या होती है और वो बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यानी दोनों के ही अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हम क्या चुनें। तो 2017 के सईद अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि भोजन की पसंद का अधिकार भोजन के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी आप कैसा भोजन करना चाहते हैं, ये आपके चुनाव पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई धार्मिक, सामाजिक, पर्यावरणीय तर्क सही या गलत नहीं है। भोजन कैसा होगा, कैसा नहीं, ये हमारी रुचि पर तथा हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। जहाँ तक रुचि का सवाल है, ये अन्य कई कारकों पर निर्भर है। हमें इन सभी कारकों के बारे में सोचकर अपने हित, अहित व धार्मिक, सामाजिक सभी कारणों पर विचार करने के बाद ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें दूसरों की पसंद नापसंद का भी सम्मान करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, तो वहीं अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता का। साथ ही हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला हुआ है। भोजन की पसंद का अधिकार इन सभी अधिकारों से मिलजुल कर बना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां मांसाहारियों का अनुपात 97% से भी अधिक है, जबकि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में यह आंकड़ा 25% से भी कम है। ऐसे में हम पूरे भारत पर न मांसाहार थोप सकते हैं और न ही शाकाहार लागू किया जा सकता है। हमें क्षेत्रीय विविधता का सम्मान भी करना होगा। अगर देश के राष्ट्रपिता बापू जीवित होते तो वो भी यही कहते। 1944 में जब बापू जहांगीर पटेल के घर गए थे तो वहाँ उनके कुत्ते के लिए उसने मांस रखा हुआ था। इसे देखकर मीराबाई ने बापू से कहा कि आज आप नाश्ता नहीं कर पाएंगे। तभी बापू ने फ्रिज से अंगूर निकाल कर खा लिए और कहा, हम अपने दोस्त के घर में मेहमान हैं और हमारे लिए उस पर या किसी पर भी अपना विचार थोपना उचित नहीं होगा। हमें भी अपने जीवन में इसे आत्मसात करना होगा कि हम अपने विचार दूसरों पर थोप नहीं सकते। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। मांसाहारी शाकाहारी विवाद में नैतिकता संबंधी कौन कौन से मूल्य कटघरे में हैं, परीक्षण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।